गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं विल्फ्रेडो पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, इस टॉपिक में पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुकी हूँ और ये उसके आगे का पार्ट है। इसमें मैं आज अभिजात वर्ग के बारे में पेरेटो का क्या विचार है और दूसरी चीज़ अभिजात वर्ग का परिभ्रमण पेरेटो के अनुसार किस तरीके से होता है, ये सब मैं आपको इसमें समझाऊंगी। पेरेटो अभिजात वर्ग को दो भागों में बांटते हैं। एक तो शासक अभिजात वर्ग और दूसरा गैर शासक अभिजात वर्ग। शासक अभिजात वर्ग जो होता है उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो शासन से संबंधित होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। ये व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और ये समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और गैर शासित जो अभिजात वर्ग है उसमें उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्रशासन से डायरेक्ट नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है, परंतु समाज में ऐसे पदों को ये लोग धारण करे होते हैं जो प्रशासन को प्रभावित अवश्य करते हैं, जैसे सेना, व्यावसायिक वर्ग, धार्मिक वर्ग आदि। पेरेटो ने राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक सभी क्षेत्रों में अभिजात वर्ग का उल्लेख किया है। पेरेटो अभिजात वर्ग की कुछ विशेषताएं बतलाते हैं। विशेषताएं मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ मैं कि जैसे अभिजात वर्ग समाज में स्थिर नहीं रहता है, ये हमेशा गतिशील रहता है। और दूसरी चीज़, अभिजात वर्ग जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, ये सब जगह होते हैं, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि अभिजात वर्ग ना पाया जाता हो। और अभिजात वर्ग जो होता है शासक और शासित दो श्रेणियों में हमेशा बटा होता है। और चौथा है कि अभिजात वर्ग में उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि क्षेत्रों में सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं। अब आता है कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण किस तरीके से होता है। पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि चूंकि प्रत्येक समाज में संस्तरण पाया जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग पाए जाते हैं, व्यक्तियों को उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में, शासक वर्ग से शासित वर्ग में और शासित वर्ग से शासक वर्ग में आना जाना या ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये परिभ्रमण होता रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कोई भी वर्ग पूर्णतः बंद नहीं होता है, वो हमेशा गतिशील रहता है, इसलिए इनका आना जाना लगा रहता है। इसी को अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहते हैं। दूसरी चीज़, जब कोई अभिजात वर्ग या उसके कुछ व्यक्ति बुद्धि, कुशलता, चरित्र, क्षमता आदि की दृष्टि से कमज़ोर पड़ जाते हैं या परिस्थितिवश अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या में कमी होने लगती है, तो उनका स्थान भरने के लिए निम्न वर्ग या शासित वर्ग के बुद्धिमान, सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्ति उन स्थानों को घेरने लगते हैं, उन स्थानों पर सम्मिलित होने लगते हैं। जो स्थान कुशल, चरित्र और
बुद्धिमान अभिजात वर्ग के व्यक्तियों ने खाली किए हैं या जो खाली हो गए हैं उनको ये लोग भर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि शासित वर्ग और शासक वर्ग दोनों का ऊपर नीचे परिभ्रमण हुआ। अब किसी समय भारत में मुख्यतः ब्राह्मण और राजपूत ये अभिजात वर्ग के में आते थे, आते तो आज भी हैं, लेकिन समय बदलने के साथ साथ निम्न जातियाँ जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरक्षण मिलने से या इन जातियों पर विशेष ध्यान देने से सरकार के इन जातियों को अवसर मिला ऊपर उठने का। अब क्या है, कई ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोग जो कभी अभिजात वर्ग में थे वो शासित वर्ग में सम्मिलित हो गए और जो अनुसूचित जाति जनजाति के निम्न वर्ग के लोग आज आरक्षण प्राप्त करके बड़ी बड़ी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर राजनीति में ये अभिजात वर्ग में शामिल हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण हुआ। इसमें भी शासित वर्ग था और शासक वर्ग था, इन दोनों में ऊपर नीचे हुआ और ये एक दूसरे के स्थान पर आने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अभिजात वर्ग का परिभ्रमण दिखाई देता है। अन्य शब्दों में पेरेटो ने अपने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को इस तरीके से समझाया है। उन्होंने क्या कहा है कि जब उच्च वर्ग या अभिजन लोग अपने गुण खो देते हैं तो निम्न वर्ग में आ जाते हैं और निम्न वर्ग में जो लोग चतुर बुद्धिमान शक्तिशाली होते हैं वे उच्च वर्ग में आ जाते हैं। इस प्रकार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अभिजातों में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है और इसे ही पेरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है। अब मैं इसके बाद पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण को राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक 3 क्षेत्रों में व्यक्त किया है। तो ये मैं अगले वीडियो में लूँगी। थैंक यू।